7. Thank you. पहले क्वेश्चंस ले लें उसके बाद। अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कल के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, परसों की चंद्रयान 3 की सफलता के बाद और उसके कुछ समय बाद परसों रात की हमारे चेस के युवा प्लेयर की सफलता के बाद आज हमने जयपुर में एक बहुत ही सफल और आउटकम ओरिएंटेड, जिसमें कई सारे निर्णय ऐसे लिए गए हैं जो आगे विश्व व्यापार को बहुत प्रोत्साहन देंगे। इसकी हमारे वाणिज्य और निवेश के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका करेंगे। ऐसी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टरियल मीटिंग TIMM भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत आज संपन्न हुई है। इसमें 3 प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स होती हैं, जो सप्लाई चेन्स होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाती हैं, ऐसी ग्लोबल वैल्यू चेन्स को कैसे मैपिंग किया जाए, कैसे उनको एक पटल पर लाया जाए जिससे आगे चल के इनको और मजबूत बनाया जाए, सरल बनाया जाए और विश्व के लोगों के लिए, विश्व के व्यापार के लिए और सेवा अच्छी कर सके। ऐसे काम में हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इनको मैपिंग करने का सिलसिला इस मिनिस्टरियल मीटिंग में तय किया गया। दूसरा जो विषय आज तय हुआ है वो विषय रहा है हमारी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग MSME सेक्टर है, उनके लिए कैसे जो उनकी संभावनाएं हैं उसको पूरी तरीके से प्राप्ति के लिए एक जयपुर कॉल फॉर एक्शन दिया गया है कि जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन, सूचना होती है जो MSMEs को सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं, उनको कैसे और सरल तरीके से हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय उद्योग जगत के लोगों को प्राप्त हो सके। एक जयपुर कॉल फॉर एक्शन MSMEs की सूचनाओं को सरल रूप से और अच्छी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए जयपुर से दिया गया है। और जो तीसरा बहुत अहम निर्णय लिया गया वो रहा है बहुत अच्छी तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स तय किए गए, कुछ मापदंड तय किए गए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डिजिटलाइज करेंगे, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का लाभ और सरलता लाना और विश्वसनीयता लाने में मददगार साबित होंगे। ऐसे 10 हाई लेवल प्रिंसिपल्स, 10 उच्च स्तरीय मापदंड तय किए गए जो आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरीके से कंप्यूटराइज और डिजिटाइज करने में मददगार होंगे और आगे चल के इन प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम विश्व व्यापार को और अच्छा बना पाए, सरल बना पाए और भारत की सहभागिता विश्व व्यापार में बढ़ सके। उसके लिए कई सारे अहम फैसले इस मिनिस्टरियल में लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की G20 की अध्यक्षता सफलतापूर्वक तेज गति पकड़ रही है। ये जो आखिरी कल्चर का मिनिस्टेरियल होना है, उससे पहले ये सेकंड लास्ट मिनिस्टेरियल रहा है, बहुत ही सफल रहा। पूरी तरीके से हमें सभी देशों का जो इस G20 समूह के मेंबर हैं, सदस्य हैं,
जो देश जिनको हमने आमंत्रण दिया था इनवाइटी देश के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय, रीजनल और भारत की जो समूह, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारत की संस्थाएं, इन सब का जो हमें सहयोग रहा, सभी देशों के अधिकारियों का, कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल जी के नेतृत्व में, चीफ नेगोशिएटर डॉक्टर कृष्ण कुमार के जो दिन रात प्रयास रहे, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और सभी जो सम्मान्य हमारे अधिकारी रहे, अलग अलग देशों के अधिकारी रहे, उन्होंने दिन रात एक कर रात भर काम करके जो इस सफल G20 मिनिस्टेरियल में अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका आभारी हूँ। और आप सबका भी आभारी हूँ कि आपके माध्यम से हम देशवासियों तक इस सफलता को पहुँचा पाए, आगे भी पहुँचाते रहेंगे। और जो विश्व के नेताओं का लीडर्स समिट सितंबर में होने जा रहा है, उसमें मुझे लगता है इन सब मिनिस्टेरियल एफर्ट का, इन सब मीटिंगों का जो अंतिम पड़ाव लीडर्स समिट में होने जा रहा है, उसकी सफलता के लिए भी मैं देशवासियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से, और आज तो वास्तव में सबने जो दाद दी है, जिस प्रकार से जो अनुभव रहा है उनका जयपुर में गत 3 दिनों का, उसका जो सबने प्रतिसाय, सबने जो शब्द में जाहिर ना कर सके ऐसी भावना भी प्रकट की है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार और राजस्थान के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे युवा युवतियों ने, राजस्थान के युवा युवतियों ने पेश किया, उससे भी बहुत प्रभावित होकर जा रहे हैं सभी मंत्रीगण। उसके लिए भी उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और उन सबको आशीर्वाद देता हूं कि आगे भी चल के वो इसी प्रकार से देश की हमारी अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर रखते रहे। धन्यवाद। Thank you. Now we will move on to question and answer session. I will request you to raise your hand. The mic will reach you. You would first introduce yourself, and it is requested that initially only one question per person we can start with. So where do I start with? सर, जितेंद्र फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। WTO को लेकर क्या कंसेंसस बना है सर, कि किस प्रकार के उसमें रिफॉर्म्स होने वाले हैं? WTO के लिए यहाँ पे चर्चा ज़रूर हुई है, लेकिन कंसेंसस या निर्णय तो यहाँ लेने की प्रक्रिया नहीं रहती है। चर्चा होती है, आदान प्रदान होता है विचारों का, लेकिन जब WTO की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 13 होगी अबू धाबी में फरवरी में, उसमें उस पर निर्णय लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन इधर से राजीव जी। सर, मैं राजीव हूँ दैनिक जागरण से। सर, मेरा सवाल है कि जो जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVC ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए जो सहमति बनी है और बात हुई है, तो ये मैपिंग जो होगा, एक तो मैपिंग से इंडिया चूँकि ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा बन रहा है और विकल्प के रूप में भी उभर रहा है, तो हमारे देश को इसका ग्लोबल मैपिंग से कितना लाभ मिलेगा? दूसरा, आपने सर जो एक फैसला लिया MSME को लेकर, तो हमारे देश में भी MSME का अहम योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, निर्यात में और GDP में, तो उससे मतलब इन दोनों फैसले से MSME को कितना लाभ मिलेगा, और जो मैपिंग आप जो करवाएंगे उस GVC में इंडिया का और कितनी हिस्सेदारी बढ़ेगी? स्वाभाविक रूप से भारत उन देशों में से होगा जो सबसे ज़्यादा लाभ ले पाएंगे इसका। पुराने दिनों में भारत का ये अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हिस्सा कम था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें हमारी योगदान रहती थी, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स का बड़ा लाभ लिया है। बड़ा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोत्साहन देके नई नौकरियां उत्पादन हुई हैं, नए काम के अवसर बने हैं, निवेश आए। गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ पे बहुत चिंता भी की है और इस पे बहुत काम भी किया है। उनकी समझ पहले से ही इस दिशा में बहुत पक्की थी कि जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का वर्चस्व बढ़ाएंगे नहीं और इन वैल्यू चेन्स में हम भारत का योगदान नहीं डालेंगे,
तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बड़ी छलांग नहीं लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उसका लाभ भारत के उद्योग जगत, व्यापार जगत, उद्योजक सभी ने लेना शुरू कर दिया है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में कभी होती नहीं थी, आज हम इतना बड़ा अहम हिस्सा बन गए कि विश्व के दूसरी सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भारत में बनते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, इकोनॉमीज और स्केल आ रहा है, तो वैसे वैसे वो पूरा इकोसिस्टम भारत में आ रहा है और आगे चल के उसके कंपोनेंट्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन होते रहेगा, उसके एक्सेसरीज बनेंगे, पैकेजिंग डिज़ाइन अच्छा होगा और एक पूरी वैल्यू चेन भारत के अंदर बहुत अहम तरीके से नए रोजगार के अवसर, नए काम के अवसर, निवेश के अवसर पैदा करेगी। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे सैकड़ों वैल्यू चेन्स दुनिया में चल रहे हैं। जैसे इसकी मैपिंग होगी, इसका सीधा सीधा लाभ भारत को, भारत के आगे आने वाले पीढ़ियों को मिलने वाला है। एमएसएमईज भी एक बहुत अहम हिस्सा है भारत की अर्थव्यवस्था का। इनका योगदान अमूल्य है और एमएसएमईज को सूचनाओं के, इंफॉर्मेशन के अभाव में कई बार पूरा मौका का लाभ लेने का अवसर नहीं मिलता था। इस बात को समझते हुए, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से काम करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वाणिज्य या इंडस्ट्री उद्योग विभाग एक साइलो में काम करे। वाणिज्य उद्योग विभाग भी अपना काम करेगा, साथ ही में फूड प्रोसेसिंग की भी चिंता करेगा, साथ ही में एमएसएमई की चिंता करेगा, खादी की चिंता करेगा। और ये विशेषता रही है मोदी जी की सोच की, उनके काम करने के ढंग की। तो हमने इस मौके का फायदा लेते हुए एक भारत में हर अलग अलग क्षेत्र को कैसे लाभ हो उसकी चिंता इस मिनिस्टेरियल के माध्यम से करने का प्रयास किया। Sir, Andrew, BBC News. Sir, just on the freight trade agreement, UK Trade Secretary Kemi Badenoch said yesterday that both sides are very close to signing something, and she said that most of the technical negotiations get left to the end of the negotiations. Could you speak to what are these sticky technical issues and when can we see a trade deal signed? I think I'll endorse what my colleague, Minister Kemi said. And we are working hard. We are all committed to a fair, equitable, and balanced trade agreement, respecting each other's sensitivities, respecting the different levels of development that both the countries have, and respecting the future potential that each country brings to the table. Keeping all of these circumstances in mind, we have made good progress in our several engagements so far. We'll have another round of discussions during Ms. Badenoch's visit to India, and trade discussions are ongoing, making good progress. However, no country in the world works through specific deadlines. Deadlines are more an encouragement to officials and the political leadership to spur faster action. But I would like to see it happen tomorrow. The faster, the better. But we do not ever tell our officials that this is a deadline and you close on a deadline. Neither does the UK, nor does India. We are both committed to a good outcome at the fastest possible speed that is possible. Amity. Hi, sir. I'm Amity from Hindu Business Line. Sir, you've just mentioned these three important decisions that were taken, one on GVC mapping and MSMEs and digitization. So going forward, how is it going to be implemented? So after India's presidency is over. And yesterday in his address, the Prime Minister, while welcoming digitization, he also asked G20 countries to ensure that, the level playing field between big players and small players is maintained. So will any specific, precaution would be taken by the G20 countries while working on digitization? Well, first of all, the Brazilian presidency will start from 1st of December. And they have committed, they have very much welcomed the three significant outcomes and the overall
decisions and debate that happened during the ministerial and have committed to take forward these ideas. All of them will require a lot of hard work in the years to come, preparing the framework, ensuring that MSMEs get data and adequate information, using these high-level principles for greater degree of digitalization. All of these are challenging tasks, but all the member countries have agreed to work collectively for its success. We'll have some of the international organizations also spearheading work in this direction. International effort towards digitalization will also need a lot of cooperation. If you have noted, the 10 principles actually provide all the concerns that were raised by you. In fact, Prime Minister Narendra Modi spoke at length about ONDC, the Open Network for Digital Commerce, and highlighted how UPI, the Unified Payment Interface, has helped democratize financial transactions. Similarly, there is concern across the world, and there's a consensus that big tech and the dominance of big tech has to be reined in, and we have to ensure that big or small, rich or poor, the digital divide comes to an end and everybody gets equal access, affordable access to digital technologies. Bloomberg. Hello, sir. Shruti from Bloomberg. Sir, I have two questions. One is, would there be, sir, have all the countries agreed on all the key priority areas? There is consensus. And secondly, sir, are we going to come out with a joint statement? Or? Madam, every country in the room has agreed on the 3 annexes in totality. These are the outcomes which are related to trade. These are the outcomes which are for the collective good of international trade and all of humanity. So all the 3 annexes have been agreed. It's a 17-page statement. Only paragraph 32, if I'm not mistaken and my memory serves me right, only one paragraph 32, which is out of a 17-page document, probably 1/4 of a page, is an area where we could not get consensus for obvious reasons. Yes, sir. Yeah. You will see it in the public domain. Yeah. Sir, this is Sanjay from Arab News. My question is related to the presence of 4 Middle Eastern countries in this G20 Trade and Investment Ministers Conference. What kind of intervention they made in this deliberation? Well, we are indeed very, very delighted that the Indian presidency invited several Middle Eastern countries to join the WTO meetings. While, of course, Saudi Arabia is a member already, the Kingdom of Saudi Arabia is a member of the G20. Prime Minister Narendra Modi invited 3 more countries, Oman, the United Arab Emirates, and Egypt, to join as invited countries. It's for the first time that 4 countries from this region are a part of the G20 deliberations. It shows Prime Minister Narendra Modi's and India's collaboration and commitment to working closer together with this region. It also demonstrates the deep friendship and brotherhood between the countries in the Middle East and India. In fact, you are aware that Prime Minister Modi visited Egypt on his way back after the state visit, very, very historic state visit to the United States of America. You may recall the wonderful words expressed by the United Arab Emirates and Prime Minister Modi's response, his tweet, which I was just seeing this morning, addressing the leader of the United Arab Emirates as his brother.
And that's the spirit in which we invited 3 countries, Kingdom of Saudi Arabia, and these 3 countries all contributed immensely to the deliberations, constructively, positively, and with the spirit of cooperation. So we are very grateful to all the 4 countries and would like to assure the people of the 4 countries, the people of the Gulf, the GCC countries, and the people of India, that this is one relationship between the GCC countries, between Africa and India, which is only maturing and becoming better and better by the day. You also had bilateral talks. हाय सर, ऐश्वर्या फ्रॉम आज तक. सर, प्रधानमंत्री ने बात करी है कि किस तरीके से वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया आ जाएगा अगले कुछ सालों के अंदर. आपको लगता है सर जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, जब वो अगले 1 साल के अंदर जब सब फ्रूटफुल होंगे तो इंडियन इकोनॉमी भी नंबर 3 पे पहुंच पाएगी सर? भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है. भारत के 140 करोड़ देशवासी इस संकल्प के साथ पूरे जोश के साथ जुड़े हुए हैं. ये 140 करोड़ लोगों का कर्तव्य और उनकी प्रतिज्ञा है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया है और भारत को एक विकसित देश 2047 तक बनाने के लिए और ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया है. मैं समझता हूँ कि हर एक निर्णय और भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक पूर्ण रूप से अगर देखें वर्ष भर, और आज के जो निर्णय लिए गए हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में, ये सभी एक प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे हमारी इस यात्रा में. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कहा है कि उनकी तीसरी टर्म में 2024 से जो उनकी तीसरी टर्म शुरू होगी, इसमें भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा. और आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका पक्का विश्वास है, भारत एक विश्व शक्ति, एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा और भारत का हर देशवासी एक विकसित देश में काम करेगा. हर हमारा युवा युवती को अच्छे अवसर मिलेंगे और आगे चल के जो हमारे आगे की पीढ़ी पैदा होगी वो एक विकसित भारत में पैदा होगी. इस विश्वास के साथ हम जयपुर से भी आज प्रस्थान करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. एक मिनट. सर, अंकित तिवारी फ्रॉम चौक मीडिया. संकल्प से सिद्धि लेकर आप चल रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का कोई डेटा आप साझा करें कि आने वाले वर्ष में हम आज इस लेवल पे हैं, आगे बढ़ेंगे. और सबसे हमने ऑलरेडी एक विजन रखा है देश के समक्ष. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने एक कल्पना रखी है कि हमने सबने मिलके काम करना है कि 2030 तक भारत $2 ट्रिलियन का भारत से निर्यात करे. और मैं समझता हूँ ये सभी जो काम हो रहा है, सभी जो अलग अलग विषयों के ऊपर देश आगे बढ़ रहा है, जो नींव रखी जा रही है एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल इकोनॉमी पैरामीटर्स में हम मजबूत होते जा रहे हैं. ये जो नींव रखी है, ये जो आधारशिला बन रही है, ये 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात और उस समय फिर 2047 तक आगे जाने के लिए कैसे भारत और तेज गति से प्रगति करे, कैसे 2047 तक शायद विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से हो, इस दिशा में हम काम करने के लिए और मजबूती से और तेजी से आगे बढ़े. Sir, Kirtika Suneja from the Economic Times. Positively, last question. What kind of information will this MSME portal house, and will it also involve cross-border data flows? At this stage, of course, we have worked on the broad principles on which we will strengthen the databases for our MSMEs. Some effort was already made
through a global trade help desk, which we have all agreed to strengthen in the days to come. We have called upon all the participating members to provide to the global trade help desk appropriate and aggregated trade related information. So obviously this will mean trade data being shared by all countries across the world through this platform and help desk, so that our MSMEs can be strengthened. It will also have market access information, so our MSMEs know which are the countries where there is market access, what are the benefits of trading with different countries, and will also provide the regulatory framework in different countries so that MSMEs don't have to struggle to locate where the market opportunities are. It will actually be revolutionary for our micro, small and medium enterprises to grow their businesses and grow out of MSME to become large conglomerates and corporates. Thank you, ladies and Thank you, gentlemen. sir.